हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन के लिए, और इसी तैयारी से आप सेट की परीक्षा भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज आपका ये पहला दिन रहेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन करते करते पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम 500 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो आज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ इसी तरह के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पीवाईक्यूज हैं ये आपके 12 दिसंबर 2023 के हैं, क्योंकि आपको देखिए 2023 के जितने भी एग्जाम थे, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 3 बार एग्जाम हुआ था, मतलब 3 सेशन हुए थे एग्जाम के, तो वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि इनसे आपको पैटर्न का बहुत ज़्यादा अंदाजा लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लगातार करवा रही हूँ। पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। ठीक है, तो डे 1 है, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही करके धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट के साथ इतने ज़्यादा क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना आसान नहीं होता है, तो हम यहाँ पर सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये 12 दिसंबर 2023 का जो है पेपर है, इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक की मानवीय रक्त के हीमोग्लोबिन से अत्यधिक सशक्त संबद्धता है। मतलब इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स की बाद में बात हो रही है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर अपनी बाइंडिंग रखता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ह्यूमन ब्लड में, है ना। तो हीमोग्लोबिन के साथ अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें जो दम घोटने वाली गैस है वो कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर सांस के लिए क्या है, ये आपकी मतलब यहाँ पर जो है दिक्कत खड़ी करती है। ठीक है, तो ये सांस के लिए अत्यधिक हानिकारक हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलके यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड सांस द्वारा लिया जाता है तो हीमोग्लोबिन के साथ, है ना, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की भी मात्रा होती है ना, जिसको लौह प्रोटीन, है ना, जिसको कहते हैं, मिलकर उसकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से यह कार्बन मोनोऑक्साइड यही आपके लिए हार्मफुल गैस है। आप देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको मैचिंग करना है, लिस्ट में हायर एजुकेशन का ही है, और ये जो आपका इंडियन लॉजिक वाला पार्ट है ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी वे में आते हैं, बस थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसकी मैं इंडियन लॉजिक की जो है एक अलग आपको मैराथन क्लास दूंगी। ठीक है, जिसमें पूरी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। कई बच्चों ने कहा भी है, तो वो मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा दूंगी, आप लोग बस पढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक तरफ लेखक है, एक तरफ इनके जो है ग्रंथ दिए हुए हैं, प्रबंध जिसको कह रहे हैं। तो इसमें देखिए पाणिनि का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अष्टाध्यायी लिखा हुआ था, है ना। पाणिनि संस्कृत के मतलब व्याकरण के जो है अष्टाध्यायी इन्होंने लिखा था, और इनको इसी के ही रचयिता माना जाता है ना। तो पाणिनि का जो है आपका अष्टाध्यायी हो गया, इसको ऐसे मैच करिए। उसके बाद देखिए भर्तृहरि, इनका क्या था, वाक्यपदी, है ना, ये भी व्याकरण से संबंधित है ना। उसके बाद देखिए कणाद का क्या था, वैशेषिक सूत्र था, है ना, ये आप पूरा पढ़ते ही हो इंडियन फिलॉसफी में। और पतंजलि का क्या था, महाभाष्य। ठीक है ना, तो इसको ऐसे आपको यहाँ पर रिलेट करना है। अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये चीज़ें आपको, ये बिल्कुल आराम से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका जीन पियाजे की थ्योरी से है। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में किशोर ठोस अनुभवों के दायरे से परे सोच, तर्क और विश्लेषण कर सकते हैं। ये कह रहा है कॉग्निटिव स्टेज की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेज होती हैं, है ना, आपको मालूम होना चाहिए। सेंसरी मोटर ये आपकी पहले नंबर की है ना। फिर सेंसरी मोटर होती है, प्री ऑपरेशनल होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, जो सेंसरी मोटर है ये आपकी 0 से 2 साल हो गई, है ना, यहाँ पर ये 0 to 2 years, है ना। और उसके बाद है सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल, ये 2 से 7, है ना। पहले नंबर की ये हो जाती है, दूसरे नंबर की ये हो जाती है, और तीसरे नंबर की ये होती है
और फिर चौथे नंबर की आपकी फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा किस नंबर पे है। कई बार आपको सीक्वेंस लगाने को भी आ जाता है। जीन पियाजे की थ्योरी क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये हो गया 2 से 7 साल का। फिर 7 से 12 आपकी तीसरे नंबर वाली, यहाँ पर ये आपकी 7 से 12 होती है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी 7 से 12 होती है और उसके बाद 12 से 15 ये वाली हो जाती है, 12 से 15। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 से 15 ईयर्स है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ये बिल्कुल लिखते चलना है। ठीक है, अब देखिए जो सेंसरी मोटर है ना, सेंसरी मोटर स्टेज जो है, इसमें आपका सेंसेस काम करते हैं। जितने भी सेंस ऑर्गन है वो काम करते हैं। जो भी जैसे कि रस है, ध्वनि है ना, आवाज़, गंध, ये सारी चीज़ें, जितने भी सेंस ऑर्गन है वो सारे एक्टिव होते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाती है सेंसरी, है ना। प्री ऑपरेशनल क्या होती है, जिसको हमने दूसरी स्टेज कहा है। यहाँ पे दूसरों के संपर्क से ज्ञान मिलता है, मतलब दूसरों के साथ खेल का, अनुकरण करने से, दूसरों को देख के चीज़ें सीखने का। ठीक है, अनुकरण जिसको बोलते हैं, भाषा के माध्यम से। यहाँ पर 2 स्टेज और इनको फिर 2 सब डिवीजन में इनको बांटा गया, प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूशन। इंट्यूशन कई बार आपसे पूछा जाता है, अंतः प्रज्ञा जिसको कहते हैं, किस स्टेज में आता है, तो ये आपका प्री ऑपरेशनल में आता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, इतनी समझ विकसित हो जाती है कि बच्चे में क्या मतलब सिमिलैरिटी क्या है, समानता क्या है, विभिन्नता क्या है, इसकी समझ डेवलप हो जाती है। ठीक है, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो चौथी है, इसमें आपकी सबसे ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है। यहाँ 12 से 15 साल में, मतलब लगभग किशोरावस्था में आ जाती है, जिसको कहा है ना यहाँ पर क्या रहा है, एडोलेसेंस। ठीक है, इसीलिए इसकी बात हो रही है, किशोरों की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, तार्किक चिंतन, वो कुछ अपने लॉजिकल कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, समस्या समाधान की क्षमता, और इमेजिन करने की, मतलब कल्पनाओं में परिकल्पना निर्माण की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो मतलब कल्पनाओं में यहाँ जीने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने ना भी हो तो इमेजिन करके उनको बताया जा सकता है, वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है, ठोस अनुभवों के दायरे से परे, जरूरी नहीं कि चीज़ सामने हो, सोच, तर्क और विश्लेषण कर सकते हैं, ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। तो देखिए इस स्टेज को समझाने के लिए मुझे इतनी चीज़ें आपको बतानी पड़ी। अगर आपने ऐसे नोट्स में लिख लिया होगा तो ये आपके लिए आराम से ये एक टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए जो अगला क्वेश्चन है, वो संबंध जिसमें एक कम अनुभवी शिक्षार्थी किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? ये आपकी कहलाती है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। ठीक है, संज्ञानात्मक शिक्षुता। यहाँ पर जो मोर नॉलेजेबल है, मतलब इसमें क्या होगा, जो मोर नॉलेजेबल, जो ज़्यादा जानने वाला है, मतलब शिक्षक कह सकते हैं। तो इसमें एक विशेष क्षेत्र या क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्ति जो होता है, वो जो न्यू लर्नर्स है उसके सीखने और कौशल विकास का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, उसके गाइडेंस में जो टीचर है या जो भी गाइड है, उसके गाइडेंस में यहाँ पर लर्नर सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप कहते हैं। यहाँ देखिए जो अगला और क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें कह रहा है, मिस्टर जैक्सन अपने विद्यार्थियों के लिए सौर प्रणाली पर एक मल्टीमीडिया अध्याय की रचना करना चाहते हैं। इसके लिए वो कौन सा टूल सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो अब देखिए यहाँ पर क्विजेस क्या होता है, क्विजेस जो है बनाने के लिए है ना, प्रश्नोत्तरी वगैरह बनाने के लिए होता है। आपका जो मेंटीमीटर है ये क्या है, पोलिंग वगैरह के लिए होता है। ठीक है, और एक्स माइंड क्या है, देखिए माइंड से संबंधित है ना, तो ये माइंड मैपिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर, टीचिंग और रिसर्च के सॉफ्टवेयर मैंने अलग वीडियो में आपको बना के दिए हैं, जिसमें आपको 2-3 वीडियो मिलेंगी। कुछ क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आपके जो करवाए हुए हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं PYQs में, और फिर कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं। तो उन 2-3 वीडियोस को आप देखिए, और यहाँ से क्वेश्चन अभी भी आएगा, इस बार जून में भी आएगा। ठीक है, तो इनको पूरा आप अच्छे से पढ़िए। जो नियर पॉड होता है ना इस क्वेश्चन में, इसका यूज वो कर सकते हैं। मिस्टर जैक्सन यहाँ पर सौर प्रणाली पर एक मल्टीमीडिया अध्याय की रचना करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो नियर पॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाता है आपका। मेंटीमीटर में क्या होता है कि यहाँ पे जो आप प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छे से तैयार की जा सकती है, और तुरंत यहाँ पर तुरंत फीडबैक भी मिलता है साइमल्टेनियसली, मतलब इमीडिएट अगर आप फीडबैक चाहते हो तो यहाँ जो है मेंटीमीटर के थ्रू, पोलिंग के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है नियर पॉड, आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, कंप्यूटर की बिजली बंद होने पर कौन सा हार्डवेयर घटक अपना जो है डेटा खो देगा? अब देखिए जो CPU रजिस्टर्स हैं या कैश मेमोरी या मेन मेमोरी, इसका ये तीनों ही हैं
जो कि अगर सप्लाई ऑफ हो जाती है या सप्लाई चली जाती है तो ये अपना डेटा खो देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो CPU रजिस्टर है वो क्या होता है, ये प्रोसेसर के भीतर होते हैं और हाई स्पीड मेमोरी स्थान होते हैं, ठीक है। तो इमीडिएट एक्सेस के लिए ये डेटा रखते हैं, है ना। तो इसके द्वारा इसका उपयोग कहाँ करेंगे, प्रोसेसर द्वारा डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। तो ये CPU रजिस्टर का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाई स्पीड मेमोरी वाले ये यहाँ पर काम करते हैं CPU रजिस्टर। कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी की बात करें तो हाई स्पीड मेमोरी की छोटी मात्रा जिसको कह सकते हैं, अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, रजिस्टर की ही तरह कैश मेमोरी भी अस्थिर होती है ना, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है और डेटा बनाए रखने के लिए यहाँ पर भी बिजली की आवश्यकता होती है। जैसे ही अगर सप्लाई चली जाएगी तो यहाँ डेटा खो जाएगा। रैम और या मेन मेमोरी, रैम को ही बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर भी ये क्या है, रैंडम एक्सेस मतलब वॉलेटाइल होती है, सप्लाई ऑफ करते ही यहाँ डेटा खो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके तीनों ही पार्ट जो है आपके इस आंसर में आएंगे कि यहाँ पे तीनों ही, अब बिजली बंद होने पर सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफ हो जाएंगी। नेक्स्ट आप देखिए, मानव संचार के एक भाग के रूप में समय के साथ अवधारणाओं या संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब ये कम्युनिकेशन का है, इसको आपको जरूर समझना चाहिए। तो ये इसका ये वाला आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ पर तीनों ही। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर इसमें कह रहा है कि समय के साथ कॉन्सेप्ट या संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रोनेमिक्स। अब बाकी चीज़ें क्या है, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है और काइनेसिक्स क्या है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए प्रॉक्सिमिक्स आपका डिस्टेंस से संबंधित होता है ना, यहाँ पर हिंदी में है, इंग्लिश में है, यहाँ हिंदी वाली स्लाइड ये है ना। तो प्रॉक्सिमिक्स में क्या होता है कि स्पेस है ना, स्पेस की बात होती है, कितना डिस्टेंस में आप रह के बात कर रहे हो। इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट लाइक पर्सनल स्पेस, टेरिशरियलिटी है ना, क्षेत्रीयता जिसको कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया था, एंड स्पैटियल अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो क्षेत्रीयता और स्थानिक व्यवस्था जैसी धारणाएं शामिल है। क्षेत्रीयता से सवाल आपका आया था, तो ये आपका प्रॉक्सिमिक्स से संबंधित होता है कि कितनी डिस्टेंस में है ना, जैसे कि आप कहीं पर लाइन में लगे हो तो वहाँ कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, कितना डिस्टेंस में हमें मेंटेन करके रहना है। किसी अजनबी से बात कर रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस रहनी है, तो ये आपकी प्रॉक्सिमिक्स में आती है, ठीक है। काइनेसिक्स में क्या होती है, कुछ आपके जेस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज से संबंधित जो भी, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप मुंह से बोल के नहीं बल्कि आप अपने हाव भाव के द्वारा चीज़ों को बताते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। मीनिंग एंड इमोशंस यहाँ से मतलब पता लग जाता है, आपके फेस को देख के पता लग जाता है कि गुस्से का चेहरा है या आप जो है हंस के बात कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें फेशियल एक्सप्रेशन में आ जाती हैं। पोस्चर से संबंधित, जेस्चर्स आपका किस तरह से है, लैंग्वेज आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है। क्रोनेमिक्स क्या होती है, ये आपकी हाउ पीपल परसीव एंड यूज टाइम इन कम्युनिकेशन, यहाँ पर टाइम की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पंक्चुअलिटी, कितने आप जो है आप कितने पंक्चुअल हो टाइम को लेकर, है ना, वेटिंग टाइम आप किस हिसाब से दे रहे हो, और सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम इन डिफरेंट कल्चर्स। तो इस तरह से अलग अलग संस्कृति और सभ्यताओं में क्या समय की किस तरह से उसको समझाया, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी क्रोनेमिक्स में आती हैं। हैप्टिक्स मतलब स्पर्श से संबंधित होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन थ्रू टच, इट एक्सप्लोर हाउ टच इज यूज टू कन्वे इमोशन। अगर आप किसी से सहानुभूति से बात करते हो तो इस तरह से बात करते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी टच, एस्टैब्लिश रिलेशन एंड कम्युनिकेट मैसेज इन वेरियस। तो इस तरह से यहाँ पर हैप्टिक्स से हो गया, है ना। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए रख दी हैं, तो आप नोट्स भी साथ में बनाते चला करो, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, और हाँ अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। लाइक करने वालों की संख्या तो बहुत ही कम रहती है और आप लोग फीडबैक भी नहीं देते हैं ना, तो फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें और अपनी जो है यहाँ पर वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें, ताकि मुझे भी पता लगे ना कि आपको वीडियोस कैसी चाहिए, आपकी कुछ हेल्प हो भी पा रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरह से एजुकेशन की भी मैं यहाँ पर दूंगी, और हर दिन यहाँ पर आपको शाम को 6 बजे वीडियो मिल जाती है, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको दिन में 2 वीडियो दे सकूँ, ठीक है ना। तो हम अपनी स्पीड को और थोड़ा बढ़ाएंगे, बस आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए कि चैनल को भी सपोर्ट मिलता है, फीडबैक मुझे उतना अच्छा मिलता है, तो फिर मेरा भी मन करता है कि मैं आपको उस तरह का कंटेंट दूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा है, पर्यावरण की शिक्षा की शुरुआत करने के लिए पहल करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी कौन सी थी। तो इसके लिए जो शुरुआत की थी वो थी आपकी यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है,
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। 1945 में इसका जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1946 में एक एजेंसी बन गया था, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें कॉन्फ़िगरेशन करने को आ जाते हैं या स्टेटमेंट के सवाल में भी आ जाते हैं, ठीक है। 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय और संस्थान हैं और यूनेस्को क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करने और यहाँ पे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करता है, ठीक है ना। तो इसलिए से पर्यावरण सुरक्षा की भूमिका पर ये विशेष काम करता है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखिए जो अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने निम्न में से किन पर जोर दिया था? तो इसमें देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग मतलब इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राधाकृष्णन, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये कब आया था? 1948-49 में, ठीक है। अब इसमें देखिए इन्होंने ये रिलीजियस एजुकेशन को छोड़ के बाकी सब के लिए काम किया था। मतलब चाहे आपका कैरिकुलम के चेंज की बात हो, वुमेन्स एजुकेशन की हो, रूरल यूनिवर्सिटीज़ की हो या एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की हो। मैंने सारी चीज़ें आयोग और समितियों पे एक वीडियो बनाया, पूरा कंप्लीट वीडियो है और उस तरह से पूरा वीडियो मतलब फिर बनाऊंगी, लेकिन अभी आप उसको देखिए, उसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको समझा रखी हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, सर्च करिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1948 को राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 को नियुक्त किया गया था और इन्होंने शिक्षा से संबंधित चीज़ों पर जोर दिया था, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा, पाठ्यचर्या में परिवर्तन, महिला शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना और परीक्षाओं में सुधार, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने उसमें रिकमेंड की थी, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि समझाना भी रहता है इसलिए मेरा मतलब रहता है कि कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझिए कि उससे और क्वेश्चन आए तो वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगला देखिए इसमें कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है एक डिपेंडेंट वेरिएबल द्विभाजी हो सकता है। अब डिपेंडेंट और आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता होना चाहिए ना। और इसमें दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एक स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आश्रित चर क्या है? जिसे हम प्रयोग में मापते हैं, प्रयोग के दौरान यही प्रभावित होता है ना। और यहाँ पे स्वतंत्र चर वो होता है जिसे प्रयोग के दौरान कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी जो परिवर्तन होगा वो किसमें होगा? आश्रित चर पे। आश्रित चर क्या है? स्वतंत्र चर पे ही डिपेंड होगा और इस पे जो है जो भी इफेक्ट आएगा उसी के प्रभाव का अध्ययन किस पे पड़ेगा? आश्रित चर पे, और इसी को हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो आश्रित चर वो है जिसे हम प्रयोग में मापते हैं और प्रयोग के दौरान इसी पर कोई भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आश्रित चर क्या है? द्विभाजी हो सकता है। मान लो कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप टीचर हो और आप कोई चीज़ पढ़ाना चाहते हो तो किसी एक ऐसे मेथड का यूज़ करना चाहते हो कि इससे सब बच्चों को अधिकतर चीज़ें कवर हो जाएं, ठीक है, उनको समझ में आ जाए। तो अब इसमें संभावना हो सकती है कि हाँ मतलब बच्चे को अच्छा रिजल्ट आ सकता है, वो पास हो सकते हैं। तो इस तरह से ये संभावना होती है। और दूसरी मतलब ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि सब पास हो जाएं, कुछ ये भी हो सकता है कि फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आश्रित चर है, मतलब जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो ना उस पर डिपेंड कर रहा है कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसा आएगा। फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? इसका मतलब ये द्विभाजी हो सकता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसके दो ही ऑप्शन निकल के आए, या तो फेल या पास, है ना। तो आश्रित चर यहाँ पर किस तरह से हुआ? द्विभाजी हुआ, है ना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है एक स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता है। अब स्वतंत्र चर क्या होता है? वो होता है जिसे प्रयोग के दौरान कंट्रोल किया जाता है। अब स्वतंत्र चर में क्या होता है कि इस पर किसी का प्रभाव नहीं, ये खुद मतलब स्वतंत्र होता है, इस पर कई चीज़ें डिपेंड होती हैं। जैसे कि अब मान लो हम टेम्परेचर, कोई एक प्रयोग है जिसमें हम टेम्परेचर के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो टेम्परेचर का इफेक्ट नापने के लिए मतलब यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि टेम्परेचर स्वतंत्र चर है, इसको अगर हमने ऐसा मान लिया और इसका प्रभाव अगर देखना है तो यहाँ पर क्या करेगा, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा, कई फैक्टर इस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि खाली दो ही चीज़ों, क्योंकि द्विभाजी की बात हो रही है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हाई होगा या लो होगा, दो ही बात होगी। ये वेरी कर सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है ना। हाई हो सकता है मतलब लो हो सकता है, और ज़्यादा हीट हो सकता है, ज़्यादा कूल हो सकता है, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग जगहों पे वेरी कर सकता है, कई फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता है। यहाँ पर कई एक फैक्टर काम करते हैं, स्वतंत्र चर, है ना, जो कि दूसरे से फ्री होता है एकदम। और जो आश्रित चर है ये द्विभाजी हो सकता है, इसके दो परिणाम हो सकते हैं, ठीक है।
तो वेरिएबल वाले में मैं चीज़ें आपको ये सारी कवर करा दूंगी। तो ये वाला इसका जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है ना। यहाँ पर आप देखें ये कथन गलत है, क्योंकि द्विभाजित चर दो श्रेणियों वाले श्रेणीबद्ध चर होते हैं। एक ही स्वतंत्र चर के भीतर अलग अलग समूह होते हैं, स्वतंत्र चर, निरंतर, द्विभाजित, है ना, नॉमिनल, और आपका यहाँ पर देखिए मतलब ऑर्डिनल, है ना। इस तरह से ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से हम अगली वीडियो में भी कवर करेंगे बाकी चीज़ें, और क्वेश्चंस के नंबर अब मैं बढ़ा दूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराऊंगी ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। और आप लोग अपने फीडबैक में बताइए क्या क्या चीज़ें आपको और पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।